ओके, तो हीट एनर्जी वाली इंफॉर्मेशन में क्या पढ़ा? अब देखो, सपोज आपके पास दर्पण में लिखा है फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स एंड द वर्क इज एसोसिएटेड विद द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? तो इसमें लिखा है ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड ऑन रफ सरफेस with speed v0 and half covered distance x0. The work done by the force of kinetic friction F over x0 is minus fx0. जरा कुछ याद मत रखो, फ्रिक्शन फोर्स इज f0, डिस्प्लेसमेंट x0, so w is equal to minus fx, माइनस इसलिए बताया कि जिस डायरेक्शन में वो गया उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, मतलब ये नेगेटिव। ओके, इसी चैप्टर पढ़ा था वर्क कब नेगेटिव, वर्क कब पॉजिटिव। Force and displacement both are in opposite directions, so work negative. And force and displacement are in same direction, so work positive. Okay? बाद में आगे कुछ लिखा उसने, if one thing in mechanics, the kinetic energy of a block is lost due to the friction force when the block is sliding on a table, slide temperature of block increase, hence the internal energy of block and table increase. बस ये वर्ड क्या लिख के दिया उसने, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी अब तक कभी नहीं पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो मैकेनिकल एनर्जी पढ़ा। ओके, लेकिन इंटरनल एनर्जी, अब एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 12th तक ये पूरा कंप्लीटली याद रखना है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी में ज्यादा कोई डिफरेंस है ही नहीं। फिर से बता रहा हूँ, मैकेनिकल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल कि ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक आगे जा रहे हैं, जब आपने इसको मोशन करते हुए दिखा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, स्टेडी दिखा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन सभी ये एक्सटर्नल एनर्जी है, ये एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी प्लस एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन इसी ऑब्जेक्ट के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्टेडी है, और ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो मोशन करेगी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन भी करते हैं, मेटालिक ऑब्जेक्ट होगा तो जो इसके बेसिक कंटेनिंग पार्टिकल है उस पार्टिकल के साथ करेक्ट, एज फॉर एग्जांपल कि जो अंदर मोशन करेंगे रैंडम मोशन, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फॉर इंटरनल, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्टेडी कंडीशन में है इन न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्टेडी कंडीशन इन न्यूक्लियस। ओके, या आगे पढ़ेंगे, जैसे सेकंड पार्ट के अंदर बताया कि मेटालिक ऑब्जेक्ट जब बनता है ना तो पॉजिटिव चार्ज फिक्स रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करेंगे। सो के इंटरनल प्लस यू इंटरनल, उसको ही इंटरनल एनर्जी बताया जाता है। पार्टिकल की इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी को इंटरनल एनर्जी बना देता है, लेकिन एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बताया जाता है। क्लियर? इसका मतलब क्या है कि जब ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर मोशन करता है, जो टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा इससे इसकी रैंडम मोशन इंक्रीज होगा, इसलिए इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। क्लियर? इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। ओके, चलो एक काम करो, सबसे पहले इंटरनल एनर्जी वाली पैराग्राफ जो है, देखो 33 नंबर क्वेश्चन में अभी दर्पण से पढ़ा रहा हूँ, इसमें हीट एनर्जी वाली पूरी पैराग्राफ कंप्लीट है। सपोज पूछा एक्सप्लेन द हीट एनर्जी, पूरी पैराग्राफ एक्सप्लेन करना मतलब 2 मार्क्स, हर पैराग्राफ 2 मार्क्स का है। सर ये लिखना है? लिखना है ना, अभी नहीं लिखना है लेकिन होमवर्क में लिखना है। हाँ मतलब लिखना तो है ना, या क्योंकि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स, इसलिए पूरा पैराग्राफ एक बार पढ़ लो, तो बाद में क्या केमिकल एनर्जी मतलब सब मिक्सअप नहीं हो जाना चाहिए। पहले जो एक्सप्लेन किया हीट एनर्जी, पहले हीट एनर्जी आप पढ़ लो।
इसमें रीजन भी एक लिख के दिया है कि नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्स होगा वही आपको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जाम्पल इसमें लिख के दी, energy is obtained by noting that the 1 kg of water released about 42,000 joule of energy when it is cooled by 10 degree. 1 kg को 10 डिग्री कूल करेंगे तो ये 42,000 जूल एनर्जी रिलीज करेगा। ऐसी जो एग्जांपल है ना, वो कभी कभी एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। कंप्लीट हो गया कि कोई डाउट? नो सर। ओके, नाउ केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी वो ऐसे तो रिएक्शन से मिलती है। स्टेबल केमिकल कंपाउंड, इसे जो स्टेटमेंट याद होगा, स्टेबल केमिकल कंपाउंड हैज अ लेस एनर्जी देन द सेपरेटेड पार्ट। मतलब आप जो दोनों को मर्ज करने के बाद एक कंपाउंड क्रिएट करते हैं, तो कंपाउंड की जो एनर्जी है वो ऑलवेज लेस, ऑलवेज क्या होगी? कम होगी। ओके, तो ये जो मतलब कैलकुलेशन बताई, उससे पता चलता है कि ये केमिकल रिएक्शन के वक्त क्या एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब भी होगी। वो डिपेंड ऑन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसे लिखा है कि द केमिकल एनर्जी इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ कनेक्टेड है। ऐसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सब 12th में पढ़ना है। ओके, 12th में फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, 4th 5th 6th चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड, 8th चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब पूरी इंफॉर्मेशन 12th में है। लेकिन ये बेसिक जितना जितना पॉइंट्स हो हमको क्लियर करते जाना कि केमिकल एनर्जी इनडायरेक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। अब if the total energy of a reaction is more than the product of the reaction, the heat release, the reaction is said to be the exothermic. क्या बताया? Total energy of reaction is more than the product. प्रोडक्ट से ज्यादा एनर्जी है, जो कंपाउंड या जो पार्ट्स है उसका ज्यादा एनर्जी है। ओके, प्रोडक्ट से, तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो आगे लिखा है, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ द reactant is less than the product of the reaction, heat is absorbed and the reaction is the endothermic. लिखा है the coal of carbon of kilogram 1 kg coal आप बर्न करेंगे तो उसमें का 3 into 10⁻⁷ जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इतनी एनर्जी क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। 3 into 10⁻⁷ इतनी एनर्जी क्या होती है? कोल से मिलती है। क्लियर? सिंपल चीज है, इसमें मोलर बर्निंग के हिसाब से रिएक्शन मिलता है। ये एनर्जी इससे ही आपको मिलती है। स्टेबिलिटी नहीं होगी, बहुत सारे एटम स्टेबल भी होंगे। तो ये सब जो मोलेकुलर बॉन्डिंग, बॉन्ड की मतलब एनर्जी क्या है? कभी बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड क्रिएट तो एब्सॉर्ब भी होता है। ओके, तो कौन कौन सी से ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, केमिकल रिएक्शन की दोनों की डेफिनेशन लिखनी है। ओके, एक एग्जांपल लिखनी है। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है। आवाज कट रही है आपकी। जस्ट अ मिनट।
ओके, देखिए ऐसे माइक्रोफोन वाला सॉकेट जो था वो लूज था, इसलिए भी हो सकता है। अब बराबर है। यस सर, अब बराबर है। यस सर। तो उन लोगों ने बताया कि 1 kg कोल बर्न करने से हमको 3 into 10⁷ जूल जितनी एनर्जी मिलती है, मतलब ये, लेकिन ये जो बताया होता है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब जहां एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। ऐसे कोई एग्जांपल कि जहां एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? हीट। ऐसे कोई एग्जांपल कि जहां एनर्जी एब्जॉर्ब होती है? क्योंकि एक्सोथर्मिक की तो एग्जांपल दी, एंडोथर्मिक नहीं बताया, क्या होगा? है कोई एग्जांपल? कोल। कोल। कोल तो क्या, कोल जब आप बर्न करेंगे तो एनर्जी एमिट होती है, मैंने क्या बताया, एब्जॉर्ब होनी चाहिए, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ऐसे कोई एग्जांपल? कुछ नहीं पता है, सिंपल लिख सकते कि सपोज हम पानी हीट करेंगे, ओके, तो उसमें क्या होता है, वो एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, एमिट कम करता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन क्या होती है, ज्यादा। वो एग्जांपल भी चल सकता है। क्लियर? तो दो टाइप की केमिकल रिएक्शन से बताई, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, मतलब वो डेफिनेशन कंपलसरी जो एग्जांपल दिया वो, ओके। और केमिकल एनर्जी वाली एक बार पैराग्राफ कर देखो, ये 2 मार्क्स में होता है, ओके। सर की कंप्लीट वही वर्डिंग जो टेक्स्ट बुक या दर्पण में दिए होने चाहिए, लेकिन पॉइंट सभी होने चाहिए, और पॉइंट्स अपने लैंग्वेज के हिसाब से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट की जब वो पीडीएफ चेक करेंगे तो क्या होता है कि ऐसा तो नहीं कि वही के वही वर्ड लिख दे, आप खुद के वर्ड यूज कर पाएंगे चलेगा, लेकिन आपको कंटेंट जितने पॉइंट्स दिए वो सभी पॉइंट कवर करना है। आपको लगता है मैंने सब कुछ लिख दिया लेकिन 2 पॉइंट्स लेफ्ट हो गए और उसकी एग्जाम मतलब इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो प्रॉब्लम ये होगा कि आपको मार्क्स कम देंगे। जितने पॉइंट्स है वो पॉइंट सभी क्लियर इसमें लिखने पड़ेंगे। क्लियर? एक बार फिर और से वो पढ़ लो, बोलो। और सर ये एक एक करके पूछ सकते हैं, साथ में तो कभी नहीं आएगा ना? नहीं, साथ में नहीं होगा ना, इसलिए तो मैंने बताया आपको, मैं इंडिविजुअली क्यों पढ़ने के लिए बता रहा हूँ। हर क्वेश्चन, हर पैराग्राफ 2 मार्क्स, हर पैराग्राफ 2 मार्क्स, एक्सप्लेन द केमिकल एनर्जी 2 मार्क्स, एक्सप्लेन हीट एनर्जी 2 मार्क्स, इस तरह से रहता है। पूरा साथ में तो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? ओके, एक बार चलो केमिकल एनर्जी पढ़ लो। अब उसने केमिकल के बाद जो लिख के दिया वो तो बहुत छोटा सा पैराग्राफ है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी तो हम जानते हैं कि घर के अंदर भी जो वायरिंग है इसमें करंट पास होता है। नॉर्मली हमने 10th में ओम्स लॉ पढ़ा था, वो भी एक सर्किट थी। दोनों में फर्क ऐसा था कि घर के अंदर जो वायरिंग है, ओके, वो अल्टरनेटिंग करंट पे चलती है, लेकिन ओम्स लॉ से जो बताया था वो डायरेक्ट करंट पे चलती है। मतलब 2 टाइप्स ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, ओके। तो उन लोगों ने यहाँ लिख के दिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज जब मोशन करता है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। सो इलेक्ट्रिक करंट हम लिखते हैं और फॉर्मूला क्या होती है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ओके। लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्मूला 12th में दी है, इसमें लिखा है इलेक्ट्रिक एनर्जी या वर्क इज इक्वल टू वी इंटू आई, मतलब पोटेंशियल इंटू
पोटेंशियल इनटू क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, या सॉरी वी क्यू, नॉट वी आई, वी क्यू, W इज इक्वल टू वी क्यू, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक चार्ज। इसलिए कि जब करंट फ्लो होता है तो चार्ज मोशन करता है, और चार्ज को जो एनर्जी मिलती है, एनर्जी W इज इक्वल टू वी क्यू पे डिपेंड करती है, कितना पोटेंशियल है और चार्ज कौन सा मोशन कर रहा है, इसकी मल्टीप्लिकेशन से एनर्जी मिलती है। लेकिन I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, सो Q इज इक्वल टू I इंटू टी ऐड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की दूसरी भी एक फॉर्मूला हो सकती है, U इज इक्वल टू V I इंटू टी, बिकॉज Q इज इक्वल टू I इंटू टी। लेकिन और भी फॉर्म्स लिख सकते हैं इसमें, एज पर एग्जाम्पल ओम्स लॉ में लिखा था V इज इक्वल टू आई आर, या V इक्वल टू आई आर, या R इज इक्वल टू V बाई आई। चलो ये वाली फॉर्मूला में यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ, आई आर इंटू आई, क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर आर टी। तो ये भी एनर्जी है, ये भी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इसको भी हम इलेक्ट्रिक एनर्जी लिख सकते हैं। और आगे कि सपोज आपने ये वाली फॉर्मूला से इलेक्ट्रिक करंट लिखा तो क्या लिखेंगे, V बाई आर। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, V I इज इक्वल टू V बाई आर इंटू टी, सो V स्क्वायर टी बाई आर। तो देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड चार्ज, इलेक्ट्रिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस, सभी फॉर्मूला हो गई, डिफरेंट 4 फॉर्मूला। ओके, मेरे ख्याल से टेक्स्ट में 2 ही होंगे, लेकिन मैं सभी एक्सप्लेन किया क्योंकि आप ओम्स लॉ जानते हैं। ये सबको क्या बताएंगे हम, इलेक्ट्रिक एनर्जी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी लिखेंगे। उन लोगों ने एक एग्जाम्पल लिखे, पर फैमिली पर सेकेंड 200 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज होती है, पर फैमिली पर सेकेंड 200 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी इंडिया में कंज्यूम होती है। क्लियर, ये पैराग्राफ तो बहुत छोटा सा है, चलो फटाफट एक बार देख लो। देन इक्वालिटी ऑफ मास एंड एनर्जी, विचार स्टेटमेंट से इसमें कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब मेन बात, इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी, बताया कि 19th सेंचुरी के अंदर 1801 to 1900, 19th सेंचुरी के अंदर लोग ऐसा मानते थे कि आप एनर्जी और मैटर तो सेपरेट था ही, लेकिन जो मैटर हो कभी किसी भी तरह हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, खुद नहीं बना सकते, वो नेचुरली है। वो क्या है, नेचुरली है, इसको हम किसी भी तरह अपने आप इसको नहीं बना सकते। लेकिन आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है E इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, इसको मास डिफेक्ट बताया जाता है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। इससे पता चला कि मास और एनर्जी की इक्वालिटी है। अब सब समझो कि ये तो आप पहले से भी जानते थे, ये इक्वेशन 10th में भी एक बार से न्यूमेरिकल में आता है, 11th में भी यहाँ इस चैप्टर में दिया। लेकिन इसी फॉर्मूला से इस बार मार्च 20 मतलब अभी जो 2020 में गुजसेट एग्जामिनेशन हुई, इसमें क्वेश्चन पूछा, कन्वर्ट 1 ग्राम मास इन एनर्जी, 1 ग्राम मास को एनर्जी में कन्वर्ट करके दो। अब कितना सिंपल क्वेश्चन है, 1 ग्राम मास, so 10⁻³ kg, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10⁸ होल स्क्वायर। सो नाउ 10⁻³ 3 की जगह स्क्वायर करेंगे तो 9, 10⁸ की स्क्वायर 16, सो आंसर 9 into 10⁻13 जूल।
1 ग्राम वाली वेट तभी दिखे तो चेक करना, स्मॉलर हो, छोटा सा होता है। उतने मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, सो 9 इंटू 10⁻13 जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और ये गुजसेट एग्जामिनेशन, इस साल गुजसेट एग्जामिनेशन की एक क्वेश्चन है। क्लियर? इसका मतलब जो नॉर्मल कंटेंट, जो फॉर्मूला है, जैसे कन्वर्ट की जाती है, वो सब याद रखें, तो कहीं भी इस टाइप की क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो लिखा ई एनर्जी एंड मास स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ तो लोगों ने 1 kg कन्वर्ट करके दिया। सपोज 1 kg कन्वर्ट करके दिया होता, सो दिया है तो 9 × 10⁻16 इज आंसर। लेकिन मैंने वो वाली क्वेश्चन आपको बताई जो गुड सेट में पूछी, 1 ग्राम, सो 10⁻³ kg, so 10⁻³ into 9 into 10⁻16, so answer is 9 into 10⁻13 joule। क्लियर? अब बताइए ये जो आपने मतलब उन लोगों ने जो लिख के दिया फॉर 1 kg 9 into 10⁻16 जूल, तो उसकी कंपैरिजन उसने करके दी है। दिस इज इक्विवेलेंट टू द एनुअल इलेक्ट्रिक आउटपुट ऑफ द लार्जर पावर जनरेटर। कैसा पावर जनरेटर हुआ है जिसकी पावर की वैल्यू 3000 मेगावाट। नॉर्मली कॉमर्शियल जो जनरेटर डीजल पेट्रोल से चलते हैं, और डीजल जनरेटर के लिए नॉर्मल आउटपुट 500 मेगावाट होता है। ओके, लेकिन जो लार्जर जनरेटर होता है वो 3000 मेगावाट। मेगावाट का भी मीनिंग है, मेगा मतलब 10⁻6 वाट, एम की जगह यहाँ भी मेगावाट मतलब 10⁻6 वाट। तो ऐसे लार्जर जनरेटर पूरे साल में जो एनर्जी पावर जनरेट करेगा वो 1 kg मेटर से आपको मिल जाएगा। अब एक सिंपल चीज है, जितनी इंडस्ट्री चलती है उसको डीजल पेट्रोल तो अब नहीं मिलता, वो सीएनजी पीएनजी सब गैस से चलती है। एनर्जी सोर्स के हिसाब से लोग गैस यूज करते हैं। ओके, अब वो भी थोड़े सालों में बंद हो जाएगा, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग इस टाइप की इक्वेशन से न्यूक्लियर पावर जनरेटर क्रिएट करेंगे। न्यूक्लियर पावर जनरेटर क्रिएट करेंगे तो चेक करो कि 1 kg सिर्फ मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, 1 kg रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को बर्न करने से इतनी ज्यादा एनर्जी मिलती है जो एक लार्जर जनरेटर पूरे एक साल में देता है। क्लियर? तो अब इस टाइप की जनरेटर स्लोली स्लोली मतलब इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो पैराग्राफ कंप्लीट करो। द इक्विवेलेंस ऑफ द मास एंड एनर्जी या इक्वालिटी ऑफ मास एंड एनर्जी, और इसी थियरी को थियरी ऑफ रिलेटिविटी भी बताया जाता है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। Have you doubt? अब न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी मास और एनर्जी की इक्वालिटी से ही कैलकुलेट की जाती है। एज फॉर एग्जांपल 4 हाइड्रोजन H11 मर्ज करने से हीलियम मिलता है,
4 हाइड्रोजन को आप मर्ज करेंगे तो क्या मिलेगा? हीलियम। इसका मतलब हीलियम का मास हाइड्रोजन से 4 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए। हीलियम का मास हाइड्रोजन से 4 टाइम्स क्या होना चाहिए? ज्यादा। लेकिन नहीं, देखो मास ऑफ हीलियम माइनस 4 मास ऑफ हाइड्रोजन, तो ये डिफरेंस रहता है। सॉरी गलत लिखा मैंने। डेल्टा एम इज इक्वल टू 4 मास ऑफ हाइड्रोजन माइनस मास ऑफ हीलियम। डिफरेंट 4 हाइड्रोजन मर्ज करने से हीलियम बनता है, लेकिन हीलियम की मास 4 हाइड्रोजन की मास के बराबर नहीं होती, लेकिन थोड़ी डिक्रीज हो जाती। तो इसका मतलब 4 हाइड्रोजन की टोटल मास, इससे मैंने हीलियम की मास माइनस कर दी, जो मिला वो डेल्टा एफ, इसको मास डिफेक्ट। और इसी मास डिफेक्ट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, जो एनर्जी है, जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी हीलियम क्रिएट होने में मिलती है। मतलब हम जानते हैं कि न्यूक्लियर 2 टाइप की, फिशन एंड फ्यूजन, ऐसे 2 टाइप फिनोमिना है या 2 प्रोसीजर है। जैसे जब हीलियम मर्ज हो, सॉरी हाइड्रोजन मर्ज होगा और हीलियम क्रिएट होगा तो इतनी एनर्जी वहां एब्सॉर्ब हो जाती है। इतनी एनर्जी क्या होगी? एब्सॉर्ब। डिफरेंट 4 हाइड्रोजन मर्ज करके हीलियम बनाएंगे तो इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब हो जाएगी। लेकिन सिमिलर मेथड उसी हीलियम न्यूक्लियस को हम ब्लास्ट करेंगे, ब्रेक करेंगे, उतनी एनर्जी बाहर भी। फिशन और वो था फ्यूजन, 2 टाइप की एनर्जी है। और ये ज्यादा से ज्यादा कहाँ होता है? तो यूरेनियम के अंदर। ऐसा काम कहाँ किया जाता है? यूरेनियम के अंदर। क्यों? जो न्यूक्लियर अभी वेपन्स होते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब क्रिएट किए जाते हैं, तो वहाँ यूरेनियम यूज की जाती है। और यूरेनियम के अंदर वो रेडियो एक्टिव है, इजिली ब्लास्ट हो जाएगा, हैवी न्यूक्लियस है। और इजिली ब्लास्ट होने के बाद 2 स्टेडी न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा, जिसमें रिएक्शन इजिली हो सकता है। ओके, तो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर भी 2 चीज बनता है, फिशन एंड फ्यूजन। देखा है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन इज कॉल्ड द न्यूक्लियर एनर्जी। इन न्यूक्लियर फिशन the 4 light hydrogen nucleus fuse to form a helium nucleus whose mass is less than the sum of the masses of the reactant. ये 4 जो हाइड्रोजन से इसकी मास कम रहेगी। ओके, और लिखा है the mass difference is called the mass defect delta m. The source of the energy is equal to delta m into c square. ओके, ये प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब, ये हाइड्रोजन बॉम्ब की प्रिंसिपल है। इसी तरह इसको क्रिएट किया जा रहा था। क्लियर? पैराग्राफ पढ़ लो। फिशन फ्यूजन दोनों की एक्सप्रेशन क्लियर आनी चाहिए। फ्यूजन की है, फ्यूजन के लिए नहीं लिखा, लेकिन बता सकते कि हैवी जो भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है वो ब्लास्ट होने से स्टेडी न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, लेकिन वहां भी एनर्जी जो मिलती है उसको फिशन बताया जाएगा। कंप्लीट करो, इसका मतलब सभी टाइप्स कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले बताया था हिट, उसके बाद केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इक्वालिटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। ये सभी पैराग्राफ 2 मार्क्स में है। न्यूक्लियर एनर्जी कंप्लीट करो, चलो।
ओके, सभी पैराग्राफ में कहीं कोई डाउट? हर पैराग्राफ इंडिविजुअली 2 मार्क्स। ओके, अब वो तो पता है प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो तो पहले भी हम जानते हैं कि एनर्जी नई प्रोड्यूस नहीं करते, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल चीज है कि सपोज फ्लो, पानी का फ्लो चल रहा है, बीच में हमने स्मॉलर टर्बाइन रख दी, रोटेट होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैकेनिकल एनर्जी मिली, तब जाके पानी फ्लो होना शुरू हुआ। पानी की काइनेटिक एनर्जी टर्बाइन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, टर्बाइन रोटेट होना शुरू होगा तो इससे इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगी। मतलब एक के बाद एक एनर्जी अपने आप प्रोड्यूस होती जाएगी। ओके, मतलब एनर्जी का कहीं भी लॉस नहीं होता, नई एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते एक से सेकेंड, मतलब किसी एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यही सिर्फ उन लोगों ने लिख के दिया। नंबर बहुत सारी जगह है, फॉर एग्जाम्पल फैन ऑन करने के लिए आपने स्विच ऑन की, और स्विच ऑन की इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक जो एनर्जी वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, लेकिन जो एनर्जी जहां से प्रोड्यूस हुई, सपोज वो जनरेटर से प्रोड्यूस हुई, तो चेक करो तो वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्यों? कि दो मैग्नेटिक पोल के बीच में वो कॉइल रोटेट होती है। डायनेमो एसी जनरेटर आपने आगे पढ़ा हो, दो मैग्नेटिक पोल के बीच में जब कॉइल रोटेट होती है तो इलेक्ट्रिक करंट देगी। ओके, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी करंट में कन्वर्ट हुआ, और वही करंट आपने जब फैन के अंदर अप्लाई किया तो फैन वही करंट से आपको फिर से रोटेट होने के बाद क्या विंड एनर्जी देगा। क्लियर? मतलब एक दूसरे की एनर्जी की कन्वर्जन इस टाइप से हो सकती है। तो पहले तो सिर्फ वो पैराग्राफ ही याद रखते थे, इससे ज्यादा कुछ था ही नहीं। ओके, तो कितने पैराग्राफ हुए? 1 2 3 4 और 5। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज, तो वो जल्दी खत्म हो जाए तो चिंता नहीं, लेकिन लास्ट क्वेश्चन कौन सा? नॉट्स या शॉर्टकट ऑन पावर। पावर की डेफिनेशन, इसके इक्वेशंस आज कंप्लीट करेंगे, तो कल या नेक्स्ट में पावर की डिफरेंट थ्योरी हम कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, एज फॉर एग्जांपल कि सबसे पहले तो पावर की डेफिनेशन क्या, तो सपोज इन डेल्टा टी टाइम, इन स्मॉल टाइम इन डेल्टा टी, सपोज डेल्टा डब्ल्यू जितना वर्क होता है, so average power is equal to delta W by delta T। ऐसा भी लिख सकते हैं कि इन यूनिट टाइम वर्क डन इज कॉल्ड पावर। यूनिट टाइम में होने वाली वर्क को हम पावर लिख सकते हैं। ओके, लेकिन सपोज इंस्टेंटेनियस पावर लिखना है, so limit delta T tends to 0, delta W upon delta T is called dW upon dt। so dW upon dt is the rate of change of work is called power। आप चेक करो कि थर्ड चैप्टर से लेके यहाँ तक ऐसी बहुत सारी फार्मूला हमने लिखी थी। डेरिवेटिव ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पावर, डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फोर्स, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी, and the negative value of derivative with respect to distance is called also force। इतनी सारी फार्मूला पड़ी जहां ऑलवेज डेरिवेटिव हमने यूज किया है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर। क्लियर? मेरा मैंने अब एक चीज और कि यहाँ सपोज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऐसा लिख दूं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क इक्वल टू ऑलवेज होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सपोज फोर्स कांस्टेंट है तो मैंने डेरिवेटिव से बाहर रख दिया, इसको लिखेंगे dr अपॉन dt। सो पावर p इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। एक और फार्मूला भी, फोर्स और वेलोसिटी की मल्टीप्लिकेशन को भी पावर बताएंगे, लेकिन ये फार्मूला सब एक चीज कंफर्मली लिख सकते हैं, पावर इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज the f or v both are as a vector
force vector, velocity vector, but the resultant physical quantity is a scalar. Okay, dot product होगा. तो पावर की फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? So power P is equal to dW upon dt. Power P is equal to F V cos theta, because the scalar physical quantity, scalar product. Clear? पता चल गया? Okay. अब एक चीज और, जैसे हमने कॉमन फॉर्मूला लिखे थे, ऐसा भी लिख सकते हैं. पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. बहुत सारे लोग ऐसा भी लिखते हैं. पहले इसकी ऐसा यूनिट कंप्लीट करना है. वर्क अपॉन टाइम यूनिट क्या होगी? जूल अपॉन सेकेंड. इसको वॉट, वोल्ट नहीं वॉट. ओके, तो क्या लिखेंगे हम? वॉट. जूल अपॉन सेकेंड, इसको हम वॉट लिखेंगे. लेकिन एक चीज और भी है, इस फॉर्मूला से वर्क इक्वल टू पावर इनटू टाइम भी बता सकते हैं. मतलब वर्क की ऐसी फॉर्मूला इन फॉर्म ऑफ पावर. तो इस फॉर्मूला से एक और यूनिट बनता है, जिसको kWh लिखा जाता है, किलोवाट आवर. इसको क्या लिखा जाएगा? किलोवाट आवर. द वर्क डन एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट in 1 hour is called 1 kilowatt hour. ऐसी डेफिनेशन दर्पण में लिख के दी है. डेफिनेशन दर्पण में लिख के दी है. जैसा हमने यूनिट लिखा वोल्ट, तो वोल्ट तो बहुत कम काम में आता है. किलोवाट, मेगावाट अभी नहीं, तो जनरेटर के लिए लिखा था. मेगावाट मतलब 10⁶ वाट. ओके. kWh किलोवाट. ओके, ये किलोवाट आवर किसकी यूनिट हुई? kWh किसकी यूनिट है? जूल पर सेकेंड एंड वॉट इज अ यूनिट ऑफ पावर. लेकिन kWh किसकी यूनिट है? kWh पावर. क्या है? किसकी यूनिट है kWh? एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर. ओके, kWh इलेक्ट्रिक पावर नहीं, kWh वर्क के लिए होता है. देखो, पावर की फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, जिससे हमने वॉट लिखा, किलोवाट, मेगावाट लिखा. लेकिन जब वर्क इक्वल टू पावर इनटू टाइम लिखा, तब जाके यूनिट है. इसका मतलब kWh एनर्जी की यूनिट है, वर्क की यूनिट है. और इसमें भी डेफिनेशन, किलोवाट की कांस्टेंट रेट से 1 आवर में हो. चलो, किलोवाट मतलब 1000 वाट, 1 आवर मतलब 36,000 सेकेंड. इसका मतलब ये वॉट और ये सेकेंड. तो वॉट इंटू सेकेंड मतलब क्या होगा? जूल. इससे चेक करो, जूल इज इक्वल टू वॉट इंटू सेकेंड. मतलब kWh क्या है? वॉट इंटू सेकेंड. कितना होगा? 3.6 इंटू 10⁶. 3.6 10⁶. तो 1 kWh इक्वल टू 3.6 10⁶ वॉट इंटू सेकेंड. इसको जूल लिख सकता है. तो ये तो एमसीक्यू में फिल इन द ब्लैंक्स में हो सकता है कि 1 kWh इज इक्वल टू डैश जूल. क्या लिख सकते? 3.6 10⁶ जूल. और इलेक्ट्रिक कंजम्पशन के अंदर इसको 1 यूनिट भी लिखा जाता है. kWh इज इक्वल टू, एक पूरी याद रखो, देखो kWh 3.6 10⁶ जूल, और इलेक्ट्रिसिटी में इसको 1 यूनिट. इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर जो यूनिट्स आता है, इतनी एनर्जी को 1 यूनिट बता रहे हैं. क्लियर? इसको क्या बताया जाएगा? 1 यूनिट. अब इसमें जो एमसीक्यू बनते हैं, चलो एमसीक्यू पहले और यूनिट बाकी रहेगी. ये डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरमेंट सिस्टम है. सीजीएस है, एमकेएस है, एमकेएस है, बहुत सारे सिस्टम है. सिर्फ ब्रिटिश सिस्टम भी है. ब्रिटिश सिस्टम के अंदर जिसको एफपीएस भी लिखा जाता है. एफ मतलब फुट फॉर लेंथ, पी पाउंड फॉर मास, एस फॉर सेकेंड. क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तब ये सिस्टम ज्यादा यूज होती थी, एफपीएस. अभी भी हम लेंथ के लिए फुट यूज करते ही है. ओके, तो एफपीएस सिस्टम के अंदर पावर की यूनिट हॉर्स पावर है. क्या लिखा जाता है? हॉर्स पावर. 1 एचपी. 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, मोटर, सबकी कैपेसिटी इससे चेक होती है. एफिशिएंसी एचपी में होती है. 1 एचपी. ओके, सो 1 एचपी इज इक्वल टू 746 वाट.
1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू क्या होगा 764 वॉट। ये सभी न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखनी है। ये ब्रिटिश सिस्टम के अंदर होता है, एफपीएस सिस्टम में भी बताया जाता है कि वहां पावर की यूनिट होती है हॉर्स पावर। अब एक चीज और होती है, हॉर्स पावर मतलब जैसे एक हॉर्स की एफिशिएंसी इतनी पावर इतनी होनी चाहिए, ऐसा तो डंकी पावर होनी हो सकता, ऐसी कोई यूनिट है पॉसिबल? आज एक होमवर्क करेंगे, चलो ये तो सब लिखेंगे, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए एक आप होमवर्क करेंगे कि आज आप सर्च करके मुझे बताएंगे कि डंकी पावर यूनिट है या नहीं है, तो किसकी यूनिट है और इसकी कन्वर्जन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू जूल। जैसे हमने एचपी इक्वल टू वॉट या जैसे वॉट करके लिखा है 746 वॉट, सिमिलरली आपको सर्च करना है डंकी पावर, ऐसी कोई यूनिट है तो किसकी यूनिट है और उसकी ये कन्वर्जन किस तरह से होगी। क्लियर? ओके। इससे जो ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटिव में एमसीक्यू आया वो एज फॉर एग्जांपल 100 वॉट वाली हम इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जब बाहर से लाते हैं 100 वॉट ऐसा लिखा जाता है। 100 वॉट की जो बल्ब है ऐसे 720 बल्ब 10 आवर तक कंटिन्यू ग्लो करेंगे तो कितना इलेक्ट्रिक पावर कंजम्पशन होगा? कितने बल्ब? 720 कितने टाइम? 10 आवर। ओके, वॉट कितने? तो क्या लिखेंगे 7200000। क्लियर? 100 वॉट 10 आवर, ये केडब्ल्यूएच फॉर्मेट हुआ, किलो वॉट आवर। ये क्या हुआ KWH। और इसको यूनिट में कन्वर्ट करना है, यूनिट में तो एक मिनट पॉइंट्स इधर शिफ्ट करते हैं 1 2 3 4 5 और 6 0.72 10⁻⁶ डिवाइड बाय 3. चलो रेशियो बताओ कितना होगा? ये तो कैंसल 0.2 0.2। इलेक्ट्रिसिटी 0.2 यूनिट कंजम्पशन होगी। कितने? 720 बल्ब कितने अर्थ? 10 अर्थ। बराबर? नहीं, इस कैलकुलेशन को हमने करते वक्त सिर्फ और सिर्फ इस तरह से कैलकुलेट कर 0.2 आएगा। ओरिजिनली क्या 0.2 तो कुछ नहीं हुआ, तो इतने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बल्ब हम जला सकते हैं, लेकिन कैसे कैलकुलेट करना है? 720 ये तो वॉट है ही, 10 आवर इसको 3600 से सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और 100 वॉट। ओके, और बाद में इसको 3.6 से डिवाइड कर सकते। अब कैलकुलेट करो 1 2 3 4 5 और 6 10⁻⁶ तो हो ही गया। अब ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी? 72 into 36 2592 into 10⁻⁶। 2592। ओके, तो ये टोटल जूल एनर्जी कंजम्पशन होगी। यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 2592 10⁻⁶ डिवाइड बाय 3.6 10⁻⁶। अब कैंसिल करो, आप ये रेशियो बताओ। 720 720 इसका मतलब 720 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगी। कहाँ गलती की? सिर्फ हमने आर में लिया और लिया ना किसमें था? सेकंड में। इतनी गलती होगी तो इतना सारा डिफरेंस आएगा। क्लियर? 720 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगी। और सपोज बता दिया कि सपोज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो होती है हर यूनिट की चार्ज 1.5 रुपीज, तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 720 इंटू 1.5 कितना होगा? 1080 1080 रुपीज करके लिख सकते हैं। क्लियर? तो आज हमने 33 और 34 सिर्फ दो थियरी कंप्लीट की है, 33 और 34, लेकिन 33 में 5 पैराग्राफ है। 34 राइट डाउन द शॉर्टकट ऑन पावर, आज इतना रखेंगे और यही होमवर्क में सबमिट करना है। क्लियर? ओके, इस बार टेस्ट कौन सी आएगी? फ्राइडे
चैप्टर 5 न्यूमेरिकल्स। चैप्टर 5 न्यूमेरिकल्स। ओके, हाँ कंप्लीट कर देना। डाउट फोन करके बता रहा, लेकिन वो न्यूमेरिकल कंप्लीट कर दो। चलो मीटिंग एंड करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir.